हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली ईओ परीक्षा और सैनिटरी इंस्पेक्टर परीक्षा से संबंधित हिंदी के टेस्ट श्रृंखला कर रहे हैं, जिसमें कि 100 प्रश्नों की पूरी श्रृंखला है। और इनमें से कई यानी 4-5 हो चुके हैं। आज हम अगली उसी श्रृंखला को बढ़ाते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं आप लोग, जिससे कि और कुछ लोग हम लोगों से जुड़ना चाहें हम लोगों के साथ तो वो जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कराए उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, यानी उसमें उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है। तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। ठीक है, कैसे, 41 तो व्यंजन हो गए और 11 क्या हो गए, स्वर। तो कितने हो गए, ये 52 हो गए। स्वरों के वर्गीकरण के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो स्वरों के जो वर्गीकरण है उसके कितने प्रकार हैं, उसके 7 प्रकार हैं। स्वरों के वर्गीकरण के 7 प्रकार हैं। ओ औ किस प्रकार की ध्वनियां हैं। देखिए, ओ का जो निर्माण है, ठीक है, वो किससे होता है, आ से मिलकर के और ऊ से मिलकर के होता है। आ जो है वो कंठ है, ओ जो है ना ओष्ठ है। तो कौन सा बन गया, आप हमारा कंठोष्ठ बन गया। तो कौन सा हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। इनमें से कौन सा वर्ण संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है, संयुक्त स्वर। ठीक है, तो संयुक्त स्वर यानी कि जो दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, संयुक्त स्वर कहा जाता है। देखिए, ये सजातीय स्वर है, ये सजातीय स्वर है। हम संयुक्त स्वर को विजातीय स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सजातीय है, लेकिन ये जो बना हुआ है औ जो है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, यहाँ पर आ और किससे, ओ से मिलकर के बना हुआ है। यह हम कह सकते हैं आ ओ जो है ये जब मिलते हैं तो क्या होता है, वृद्धि होती है ना, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में औ का निर्माण होता है। और जो ओ है वो भी क्या है, आ और ऊ से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो यानी कि यही वाला संयुक्त स्वर है। हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है। अब दीर्घ स्वर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दीर्घ स्वर आपका कौन सा है, एक तो ये है, एक तो ये है, एक कितना है, ये है। आप लोग सोचते हैं कि यही दीर्घ स्वर है। ठीक है, 3 तो ये हो गए। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आता है, ए आता है, आई आता है, ओ आता है और क्या आता है, औ आता है। 4 तो ये हो गए। ठीक है, और 3 ये हो गए, तो कुल कितने हो गए, 7 हो गए। दीर्घ का मतलब आप लोग सोचते हैं कि ए और ओ दीर्घ नहीं होते, कई बार दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 7। जिन स्वरों के उच्चारण का में मुख विवर यानी कि मुख द्वार खुला रहता है, बंद रहता है, उन्हें क्या कहते हैं, समृत, विवृत, अर्धसमृत और अर्धविवृत। तो जानते हैं, जब मुंह कम खुलता है तो उसको बोलते हैं समृत, और जब मुंह बहुत खुलता है, पूरा खुल जाता है, तो विवृत, जैसे आ में। ठीक है, और इसमें ई और ऊ और ओ आता है। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण विवृत स्वर है। अभी मैंने बता दिया ऊपर, आ विवृत नहीं है। ठीक है, ये अर्धविवृत है। ऊ, ठीक है, ये आपका क्या है, समृत है। ए नहीं है, आ जो है मैंने बताया ये विवृत है। इनमें से कौन सा स्वर आवृत्तमुखी है। आवृत्तमुखी का मतलब होता है कि जिसको उच्चारित करने पर मुख का आकार यानी ओठ का आकार वृत्त के आकार का बन जाता है, वो वृत्तमुखी। जिसमें नहीं बनता तो क्या होता है, आवृत्तमुखी हो गया। ठीक है, तो जो वृत्तमुखी आपका ऊ है और ऊ है, और चूंकि इसी से बने हुए कौन है, ओ है और औ है, यही 4 क्या हैं, वृत्तमुखी हैं। इसके बाद जो भी है वो आवृत्तमुखी हो जाएगा। तो अब देख लीजिए, यहाँ पर आवृत्तमुखी कौन सा है, ये वृत्तमुखी, ये वृत्तमुखी, ये आवृत्तमुखी। ठीक है, क्योंकि ये आ जो है ना ये आगत है, तो इसे यदि यहाँ पर आया हुआ है तो हम इसे ये नहीं कहेंगे गलत है,
ये जो है ना है ही नहीं है स्वर में, जब स्वर में नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका हम यानी इसे उत्तर में नहीं लेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं नासिक या अनुनासिक। ठीक है, तो अनुनासिक, वृत्तमुखी, अर्धसमृत यानी अनुनासिक। देखिए, जिनका नाक के सहारे से बोला जाता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं, लेकिन जिन्हें के उच्चारण में सिर्फ मुख यानी जिन्हें क्या बोलते हैं, मुख का सहारा लिया जाता है, उन्हें बोलते हैं निरनुनासिक। इन्हें निरनुनासिक को मौखिक भी कहा जाता है। मौखिक यानी कि मुख से बोले जाने वाले सिर्फ। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अनुनासिक, मुंह के साथ साथ नाक से, और इसी को ही अनुनासिक भी बोलते हैं। ये मत समझिएगा कि अनुनासिक और निरनुनासिक जो है ना नासिक के अलग अलग है। अगला है, इनमें से ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में अशुद्ध कौन सा है। ठीक है, अब यहां पर पूछ रहा है कि इनमें अशुद्ध कौन सा है, तो अशुद्ध का हमको बताना है। चा तालव्य है, बिल्कुल तालव्य है। एक एक आप लेते चले जाएं, अपने आप क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। माँ जो है क्या है, ओष्ठ है, बिल्कुल है। ता जो है दंत है, बिल्कुल है। खा जो है कंठ है, बिल्कुल है। मतलब इसके आधार पर ये क्या हो गए, चारों बिल्कुल सही है। अब हम प्राणत्व के आधार पर और घोषत्व के आधार पर लेते हैं। अब कह रहा है कि यहां पर ये चा महाप्राण है। आप जानते हैं कि पहला वर्ण और दूसरा वर्ण क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, और तीसरा और चौथा और पांचवा क्या होता है, महाप्राण होता है। तो ये महाप्राण नहीं है, ये अल्प प्राण है, यही अशुद्ध हो गया। आगे चेक कर लीजिए, माँ सघोष है या अघोष है, तो माँ कौन सा है, पांचवा है ना। ठीक है, तो इसमें पांचवा है, ये सघोष है। और सॉरी, इसमें जो ये महाप्राण और अल्प प्राण का दिया हुआ है। ठीक है, जो ये तो सब सही है। अल्प प्राण जो होते हैं, ठीक है, उत्तर हमारा यही सही है, लेकिन जो अल्प प्राण होता है वो पहला होता है, तीसरा होता है और पांचवा अल्प प्राण होता है। सघोष और अघोष की बात होती है। अघोष जो है वो पहला और दूसरा है, और सघोष कितने हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये सघोष है। ठीक है, और ता क्या है, ता बिल्कुल अल्प प्राण है क्योंकि पहला वर्ण है। खा महाप्राण है क्योंकि दूसरा है। तो ये बाकी सब सही हैं, ये वाला हमारा क्या है, गलत है। उच्चारण की दृष्टि से सम्बल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, इसे याद रख लीजिए, और इसे ये 100% पूछा जाएगा। तो सम्बल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, तो सम्बल ध्वनि का कौन से वर्गीकरण है, संपृक्त, युग्मक, संयुक्त और द्वित्व ध्वनि। द्वित्व और युग्मक एक ही होता है। जैसे बिल्ली, तो बिल्ली में क्या आया, ला आया। दिल्ली, इसमें भी आधा ला ला आया। ठीक है, कक्का, तो आधा का और फिर क्या हुआ, पूरा का आ गया। ठीक है, तो इन्हें द्वित यानी कि जब समान वर्ण क्या होता है, दो मिलते हैं उसे द्वित कहा जाता है। लेकिन जब ये अलग अलग होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, संपृक्त ध्वनि कहते हैं। और जब मिल करके एक हो जाते हैं तो वह संयुक्त ध्वनि। जैसे छात्रा, ज्ञा और स्रा, वो चार ध्वनि यानी कि ध्वनियां संयुक्त ध्वनियां हैं। ठीक है, तो संबल में संयुक्त ध्वनि है। सवर्ण, सवर्ण केवल हिंदी शब्दों में आता है, केवल संकर शब्दों में आता है, केवल अवधी शब्दों में आता है, केवल संस्कृत शब्दों में आता है। तो किस में आता है, सॉरी संकर नहीं, केवल हिंदी में नहीं आता, संकर में आता नहीं, अवधी में नहीं आता, किस में आता है, संस्कृत शब्दों में। यानी कि जहां पर सा हो ना वो तत्सम शब्द होगा, याद रख लीजिए। ना वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, पंचम वर्ण है। ना जो है वो किससे बोला जाता है, ता था दाधा ना। ठीक है, तो तावर के जितने होते हैं वो दंते होते हैं। तो दंत यहाँ पर भी है, दंत यहाँ पर भी है, मूर्धा से नहीं है। और हाँ, नासिका तो है लेकिन दंत नहीं, यहाँ दंत और नासिका दोनों है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि ये दंत भी है और नासिक भी है।
अगला प्रश्न है, स्वर रहित रा का प्रयोग इसमें किसमें हुआ है? मैं बार बार बोलता हूं, जब कहां पर हो ऊपर लिखा हो तो स्वर रहित रा होता है, बाकी कहीं पर लिखा हो वो स्वर सहित रा होता है। तो यहां पर है ट्रक, इसमें ये लिखा हुआ है टा और रा और आ, तो ये पूरा हो गया ना। पुनर्निर्माण ये इसमें है, इसमें ऊपर रा लगा हुआ है और दो जगह लगे हुए, त्राटक। ठीक है, इसमें क्या है, ता रा और आ, त्राटक। शत्रु, त्रा जो बनता है वो ता और रा से बनता है और आ से, तो आपका हो जाएगा कौन सा, पुनर्निर्माण। ठीक है, इसमें दो दो रा हैं जिनमें क्या है, स्वर रहित रा है। स्वर रहित का मतलब है स्वर के साथ नहीं लिखा है, व्यंजन है सिर्फ, यानी हल चिन्ह है वो। इनमें से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अभी बताया कि अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा होता है, महाप्राण दूसरा और चौथा होता है। तो यहाँ पहला और दूसरा क्या हो गया, आ गया है। चलिए, ये आया हुआ है, हो सकता है कि जो है यही हमारा उत्तर हो, लेकिन आगे देखते हैं। का और गा, या और धा, फा और भा। देखिए ये क्लियर क्लियर दे रहा है ना, पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा क्या है, अल्प प्राण है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फा और भा चौथा आ गया उसमें। इसमें कह रहा है कौन सी बात गलत है? धा सघोष महाप्राण दंत, चा अघोष तालव्य महाप्राण। अब इसमें से क्या करिए, यानी एक एक का निर्धारित करते चले जाइए, अपने आप निर्धारित हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें निर्धारित करिए। देखिए, आप चाहे घोषा तो ले लीजिए, प्राणा तो ले लीजिए, वो ता था दा दंत है, पा फा बा ओष्ठ है, चा छा जा तालव्य है, ठीक है, खा कंठ है। ये तो आ गया पूरा। इसके बाद इसमें अब चाहे सघोष ले लीजिए, आघोष ले लीजिए, ठीक है, महाप्राण ले लीजिए। तो अभी सघोष का और अघोष का, ठीक है, नहीं पहले अल्प प्राण और महाप्राण, चाहे सघोष या अघोष, हम किसी की बात करें तो उनका निर्धारण, ठीक है, हम कर चुके हैं। जो अघोष व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं, पहला और दूसरा, और फिर तीसरा और चौथा और पांचवा वो क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है, ता था दा धा, तो ये क्या हो जाएगा, ये सघोष हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पा फा बा सघोष बिल्कुल सही है। और चा, अब यहां पर क्या है, ये अघोष है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद खा कौन सा है, दूसरा है, तो ये क्या है, अघोष है। ठीक है, तो ये यानी घोषत्व के आधार पर सही है। अब प्राणत्व के आधार पर चेक कर लेते हैं। प्राणत्व के आधार पर पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण है। ठीक है, तो ये कौन सा है, चौथ यानी ता था दा धा ना, चौथा है महाप्राण, बिल्कुल सही है। ठीक है, बा दूसरा है, दूसरा क्या दिया है, महाप्राण दिया है, बिल्कुल सही है। चा पहला है, चा पहला है, तो क्या है, ये अल्प प्राण है। ठीक है, खा जो है ये कौन सा है, दूसरा है, और खा जो है क्या महाप्राण है अथवा नहीं। ठीक है, ये तो क्या चीज है, महाप्राण है। तो अब इसमें फिर गलत कौन सा हुआ, इसका निर्धारण, ठीक है, हमें करना है कि इनमें से गलत कौन सा है। देखिए इसमें लिखा है सघोष महाप्राण दंत, सघोष ओष्ठ और महाप्राण। ठीक है, तो महाप्राण दिया हुआ है यहां पर, ये हमारा जो बा है महाप्राण है। ठीक है, और पा फा बा ओष्ठ भी है, और जो घोषत्व के आधार पर है
इसमें ये देखिए ये पहला है और घोषत्व के आधार पर पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है, सॉरी हाँ अघोष होता है और ये दूसरा वर्ण है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही वाला गलत होगा। ठीक है, बा अघोष ओष्ठ और महाप्राण है। तो आप लोगों को इस तरह का इसे करने का अभ्यास होना चाहिए। तू डाल डाल में पात पात, इसका अर्थ क्या है, दोनों विद्वान, दोनों तत्वज्ञ, दोनों मूर्ख, दोनों चालाक। ठीक है, तो दोनों मूर्ख नहीं, क्या हुआ, दोनों चालाक, यानी दोनों एक दूसरे को क्या देने के लिए, धोखा देने के लिए बिल्कुल तैयार। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका अर्थ क्या है, भाई का समझ शुरू में ही कर देना चाहिए, दुश्मन पर पहले ही वार कर देना चाहिए, नहीं, रौब पहले ही दिन पड़ता है फिर बाद में नहीं, बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए, नहीं, इसका है, इसे याद कर लीजिए, भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। ठीक है, बिल्ली को पहले दिन मार देना चाहिए, ये वो है कहावत है। एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या है, तो एक अनार और 100 बीमार का अर्थ क्या है, एक वैद्य अनेक बीमार, बिल्कुल नहीं, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक। ठीक है, यही इसका होगा। आगे भी देख लेते हैं, महामारी के दिनों में दवाओं की कमी नहीं, किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त हो जाना, ये भी नहीं। ठीक है, अर्थ की बात हो रही है तो अर्थ लिया जाएगा तभी होगा। इस बात है 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका अर्थ क्या है, बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत धीमी गति से चलना, अधिक समय में कम काम करना और हराम खोरी करना। तो ये यही है, अधिक समय में कम काम करना, चल रहा है ना, ठीक है, लेकिन ठीक है अधिक समय में कम काम कर रहा है, वहां गति नहीं आ रही है कि उसकी गति धीमी है, वहां गति नहीं दिया जा रहा है कि गति धीमी है। गति धीमी होने का अर्थ होता है कि उसकी जो गति है वो क्या है, यानी कि कछुए की चाल चलना, तो वहां पर आएगा हमारा कछुए की चाल चलना का मतलब बहुत धीमा चलना। अब इसके बाद अगला है सॉरी, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इसका अर्थ क्या होता है, कम परिश्रम करके बहुत मिलना, परिश्रम अधिक फल कम, परिश्रम के बिना ही फल पा जाना, या श्रम करने पर कुछ नहीं मिलता। तो ये सब क्या है, गलत है। यहाँ पर क्या है, परिश्रम अधिक और फल कम, परिश्रम के अनुसार फल न मिल पाना। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, सदुपदेश, तदोपरांत, वाल्मीकि और अकिंचन। देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, गलत क्या है, तदोपरांत। तदोपरांत नहीं होता है, ये होता है तत् धन उपरांत। ठीक है, तो यहां उ लगेगा, ता दा में बदलेगा और उसमें उ लगेगा, तदुपरांत हो जाएगा। इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, दर्शनाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी और दर्शनाभिलाषी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दर्शनाभिलाषी, ये वाला हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन है, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति, तो आपका क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति, ये वाला सही हो जाएगा। इनमें से शुद्ध नहीं है, व्यंग, अंगुल, उपर्युक्त और आध्यात्म। ठीक है, तो इसमें व्यंग्य सही है, अंगुल सही है, उपर्युक्त सही है और आध्यात्म। ठीक है, ये अध्यात्म होता है, आध्यात्म नहीं। इनमें से किस एक विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, कह रहा है इनमें से सभी पर्यायवाची शब्द नहीं है, प्रदीप, दीपक, दिवाली और दिया। इस बार अन्य, इतर, गैर और पराया, आसी, खंजर, तेग और शमशीर, गृहिणी, दारा, पत्नी और अर्धांगिनी। इसमें सभी पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है,
इसमें देखिए अन्य, इतर, गैर और पराया सब सही है। आशी, खंजर, तेग और शमशीर भी सही है। सब तलवार के हैं। गृहिणी, दारा, पत्नी, ये सब पत्नी के हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, प्रदीप, दीपक और दिवाली लिखा हुआ है, तो दिवाली इसका नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यही वाला सही हो जाएगा। इनमें से एक विकल्प में सभी पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, किन में से? औषध, दवा, भेषज और वैद्य, वैद्य नहीं इसका। अलौकिक, लोकोत्तर, पीयूष और दिव्य, पीयूष नहीं है। जलाशय, सरोशय, सरोवर, पुस्तक और तड़ाक, यही क्या है? जलाशय का मतलब, सरोवर का मतलब, पुष्कर का मतलब और तड़ाक का मतलब सबका तालाब होता है, तो ये तालाब का है। रीति, पद्धति, त्रास अलग है। इनमें से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं हैं? किनमें सब पर्याय नहीं है? यानी कि एक ऐसा है जिसमें कि पर्याय नहीं होंगे, बाकी सब में क्या होंगे, एक दूसरे के पर्याय होंगे। अटल, नग, गिरि और भूधर बिल्कुल पर्वत का है। कृपाण, आशी, करवाल और चंद्रहास। इसके बाद है सरिता, तटनी और तरंगणी। और अभर, सुर, कैवल्य और क्या है, देव। ठीक है, तो यहाँ सरिता, तटनी और तरंगणी ये भी नदी का है। कृपाण, आशी, करवाल और चंद्रहार ये क्या है, तलवार का है। लेकिन यहाँ पर है अभर, सुर, कैवल्य और क्या है, देव। यहाँ पर अभर देव का नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, यही वाला हमारा डी वाला उत्तर हो जाएगा। मृगेंद्र का प्रयोज्य शब्द क्या होता है? मृगेंद्र का अर्थ होता है शेर। आही का मतलब होता है सर्प। है का मतलब होता है घोड़ा। कुरंग का मतलब भी घोड़ा होता है। शार्दूल का मतलब होता है शेर। इसके बाद है मृगेंद्र का पर्याय क्या है? ओके, ये वाला तो हो गया शार्दूल इसका। इनमें से भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। षटपद, अली, मधुकर और प्रभाकर, तो मधुकर भी है, अली भी है, प्रभाकर नहीं है, ये सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है, इसके बाद है पन्नग का समानार्थी शब्द है। पन्नग का समानार्थी इसमें शब्द कौन है? उरग, पिनाक, पिक और केसर। तो पन्नग का क्या होता है, उरग होता है, और ये शिव के हैं, सबके सर्प के हैं। पिनाक धनुष का है, पिक कोयल का है, और केसरी राजा का भी होता है, शेर का भी होता है। इनमें से शुद्ध सब छांटना है। उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय। इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। 30 वर्ष की अवस्था है इस समय उसकी। इस समय 30 वर्ष अवस्था है उसकी। देखिए यहां पर इस समय गलत है, इस समय उसकी गलत है, उसकी गलत है। यदि सिर्फ देखें तो हमारा फिर क्या रह जाता है, ये वाला सही है। क्रम दोष सभी में है, आगे पीछे लिखा हुआ है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मध्ययुगीन युग में, मध्ययुगीन युग, मध्यकालीन युग में कलाओं की उन्नति बहुत हुई। साहब ने किसी को अंदर न जाने दिया जाए। साहब ने किसी को अंदर न जाने दिया, सीधा सीधा गलत हो गया। इस मोहन की नहीं, ठीक है, मोहन की आयु 20 वर्ष है। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, ये सही है। यहां देखिए मध्यकालीन, जब मध्यकालीन है तो मध्यकालीन युग नहीं होगा, तो मध्यकालीन कलाओं में ये हो जाएगा इसका। तो ये वाला भी क्या है, गलत है, हमारा सही ये होगा। वे भले ही चाहे ना आए लेकिन तुम्हें आना होगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें। शुद्ध वाक्य का चयन करिए। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। समाज की वर्तमान दिशा चिंताजनक है, दिशा नहीं दशा। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े, मैंने तरह तरह के रेशम के नहीं, मैंने रेशम के तरह तरह के कपड़े पसंद किए। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक, तुम्हारी यानी दृष्टि जो है अपनी पुस्तक पर होनी चाहिए। तुम्हारी दृष्टि अपनी पुस्तक पर होनी चाहिए, तो ये सब गलत हो गया। यहाँ पर क्या है, इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ग्रंथ और रचना, ठीक है, तो रचना और जो ग्रंथ है वो क्या है, ये यहाँ पर रचना होना चाहिए, ग्रंथ नहीं होना चाहिए। लेकिन रचना जो है उसी को ही ग्रंथ भारत में पहले नाम दिया जाता था। ठीक है, तो ग्रंथ यहाँ पर सही है। पहले ग्रंथ ही लिखे जाते थे, ग्रंथ का यानी कि रचनाएं नहीं लिखी जाती, ग्रंथ लिखे जाते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए।
माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, वैसे यही सही है। तूफान, तूफान अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, नहीं प्राप्त किए। इसके मात्र दो कारण है, मात्र दो नहीं, इसके दो कारण हो सकते हैं। तो माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है यहां पर? तो नाना का मतलब अनेक भी होता है, माँ के पिता भी बिल्कुल सही है। अयन दिशा होता है और वन। सैंधव नमक भी होता है, घोड़ा बिल्कुल सही है। नाक स्वर्ग और क्या होता है, नासिव नहीं नासिका, तो यही गलत है। कर का अर्थ क्या है? कल, किरण और टैक्स। हाथ, किरण और व्यवसाय। हाथ, रात्रि और टैक्स। हाथ, किरण और टैक्स। तो कर का क्या हो जाएगा? हाथ और किरण और टैक्स हो जाएगा। आदि का दूसरा अर्थ क्या होता है? तो आदि का क्या होता है? ठीक है, आदि और अंत। अंत का मतलब आखिरी होता है और आदि का क्या होता है? प्रथम होता है। ठीक है। संभव शब्द का आशय क्या है? संभव का मतलब क्या हुआ? जन्म, घटित होना, संयोग और ये सभी। तो क्या है? ये सभी के सभी हैं। अगोचर का आशय क्या है? ठीक है, ब्रह्म, इंद्रियातीत, वह जो देखा या जाना ना जा सके, उपरोक्त सभी। तो अगोचर ब्रह्म का भी है और जो सामने नहीं है उसे भी इंद्रियातीत कहते हैं, जो देखा ना जा सके उसे भी अगोचर कहते हैं। तो इसका क्या हो गया? सभी हो गए। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो चाकू ये एक वचन और बहुवचन सब एक ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो क्या होता है? चाकू होता है। ठीक है, आप लोग सोचते हैं कि इसका चाकू का तो चाकू होता है, चाकू का चाकू नहीं होता है। ठीक है, चाकुओं को लाओ, वो कारक चिन्ह के कारण बदलता है वो। ठीक है, वो बहुवचन नहीं है, वो कारक चिन्ह के यानी कारण बदलता है। विद्वान शब्द का स्त्री क्या होगा? तो विद्यांती होता है, विद्वंती होता है, विद्याती होता है। तो क्या होता है? विदुषी। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म, संबंध, अपादान या अधिकरण? अगले साल आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा? ये अधिकरण कारक हो जाएगा। इनमें से किस वाक्य में भविष्यत काल है? मैं आपका आभारी हूं, वर्तमान। मैंने एक पेड़ काट लिया, भूत। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, यही है भविष्यत काल। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था। ठीक है, ये क्या है? भविष्यत काल नहीं है, ये भूतकाल है। इनमें से स्त्रीलिंग का शब्द बताइए। दही, मसी, सिरका और आसो। ठीक है, इसमें मसी जो है, मसी का मतलब होता है स्याही। ठीक है, यही स्त्रीलिंग है। इस बात है पुल्लिंग इनमें से कौन सा है? आशा, कष्ट, क्षमा और सेना। ठीक है, आशा की जाती है, कष्ट होता है, पुल्लिंग यही हो जाएगा। क्षमा की जाती है, सेना तैयार होती है, युद्ध लड़ती है। यानी कि बाकी सब क्या है? स्त्रीलिंग है, कष्ट जो है वो पुल्लिंग है। जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? डॉक्टर, कामायनी, सुशील और बचपन। भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और ये दोनों क्या हैं? सुशील नाम ले लिया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, और डॉक्टर क्या है? जातिवाचक संज्ञा। मिठास शब्द क्या है? मिठास शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। महात्म शब्द क्या है? ठीक है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या भाववाचक संज्ञा है? तो महात्म्य जो है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इनमें से विकल्पों में से किस विकल्प के सभी पद समूहवाचक संज्ञाएं हैं? समूहवाचक संज्ञाएं सभी कौन सी हैं? सेना, कक्षा, सभा, पशु, मानव, अच्छा, अध्यापक, मिठाई, समाचार, चोरी, भूरता और साधु। चलिए आप जो है ना शुरू करिए। इसमें है सेना, बिल्कुल है समूहवाचक। कक्षा बिल्कुल समूहवाचक है। सभा भी समूहवाचक है। हमारा तो आंसर ये हो जाएगा, लेकिन बाकी और को भी चेक कर लीजिए। अध्यापक जातिवाचक है। मिठाई भाववाचक है। समाचार जो है ये क्या है?
ठीक है, जातिवाचक है। इस बाद है पशु जातिवाचक, मानव जातिवाचक, और अच्छा ये यानी कि संज्ञा है ही नहीं है, अच्छा जो है वो विशेषण है। इसके बाद है चोरी, ठीक है, चोरी ये क्या है, भावचक संज्ञा। गुरुता ये गुरु से बना है और ये क्या है, विशेषण है। और साधु ये जो है आपका जातिवाचक है। तो हमारा हो गया सेना, कक्षा और सभा समूहवाचक। तेल देखो तेल की धार देखो, इसका अर्थ क्या है, ठीक है, लापरवाही से नुकसान नहीं। तेल की धार देखकर जहां उसी शब्द को दोहराए ना, उसे तुरंत क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। काम करते समय उसकी पहचान करना या रुख पहचानना, ठीक है। तो अब यहां पर होगा क्या, काम करते समय उसकी पहचान करना या रुख को पहचानना। तो इसमें कौन सा होगा, हवा का रुख पहचानना या जो है यानी कि उसका ये काम करते समय उसकी पहचान करना। तो तेल देखो और तेल की धार देखो, इसका मतलब क्या हो जाता है कि तेल देखना का मतलब है कि तेल किस प्रकार का है वही होता है, या उसके लिए ये होता है कि काम जो किया जा रहा है उसकी पहचान करना। तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा मत समझना कि तेल गिराया जा रहा है तो तेल की धार देखा जा रहा है, उसका मतलब है रुख पहचानना। तेल को देखो और वो किधर जा रहा है ये देखो। अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप जाए, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, अल्प ज्ञान द्वारा गर्व का प्रदर्शन, वैसे सही तो यही है। अत्यधिक बोलना नहीं, संभल करना चलना नहीं, अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना नहीं। इसके बाद है अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ क्या है, अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त करता है नहीं, अंधेरे में कोई चीज मिल जाना नहीं, अपात्र को सफलता मिल जाना, यही है इसका अर्थ। शेयरों में भारी लाभ होना बिल्कुल गलत है। घर का जोगिन जोगना, आन गांव का सिद्ध, इसका अर्थ क्या है, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं होता, घर घर में मिट्टी के चूल्हे होते नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं, अत्यंत सरल वस्तु, घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण होना, यह है। अब बचा क्या, घर के ज्ञानी का यानी घर में ज्ञानी का सम्मान नहीं मिलता है। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे क्या कहा जाता है, अज्ञेय, जिसे जाना ना जाए। शत्रुजयी, जिसके क्या है, जिसने शत्रु को जीत लिया हो, उसे क्या बोलते हैं, अजात शत्रु बोलते हैं। शत्रु विहीन का मतलब है जिसके शत्रु विहीन हो गए हों। खोज करने वाला के लिए क्या कहा जाता है, अन्वेषक, अन्विति, अनुपम या निवेशक। तो आप जानते हैं सब गलत हो गया, क्या बचा, अन्वेषक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, पार्थिव, पृथ्वी से संबंधित। सुधीर, अच्छा यानी धैर्य धारण करने वाला, और उसका क्या होता है, सुग्रीव, ठीक है, सुग्रीव अच्छी ग्रीवा वाला यानी कि सुंदर ग्रीवा वाला। जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा ना हो सके, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, अनुभवातीत, ठीक है। जितेंद्र नहीं, ऐन्द्रिक इंद्रियों से संबंधित, अतीन्द्रिय जो क्या हो, इंद्रियों से परे हो, उसे बोलते हैं क्या, अतीन्द्रिय। वाक्यांश और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों में से निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन करना है। ओके, तो जो स्त्री क्या करती है, जो स्त्री अभिनय करे उसे क्या बोलते हैं, अभिनेत्री बोलते हैं ना। तो यही क्या है, ये गलत है, तो उसे अभिनेता बोल नहीं, अभिनेत्री बोलते हैं। जो व्याकरण को जानता है, व्याकरणाचार्य। आंखों से परे, इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष। लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। इसमें प्रति उपसर्ग है, प्रति और आगत, वापस आया हुआ। तो यही हमारा क्या है, सही है। बाकी सबका भी मैंने बता दिया। इसके बाद है इनमें से दिए गए शब्दों को अर्थ बताना है। असाध्य और असाधु, इसका अर्थ क्या होता है। असाधु का मतलब दुष्ट होता है, और असाध्य का मतलब है जो सही ना हो सके, ठीक ना हो सके, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कठिन बोलते हैं। तो आसन गलत है, अब ये दूसर लिखा ये गलत है,
ये दुष्ट लिखा, ये गलत है। तो कठिन और क्या होता है, दुष्ट होता है। अवली और आविल का अर्थ क्या होता है? ठीक है, अवली का मतलब भंवरा, नदी, पंक्ति। बिल्कुल, अवली का मतलब होता है पंक्ति और आविल का मतलब होता है गंदा। तो क्या हो जाएगा, पंक्ति और गंदा। अभिज्ञ और अनभिज्ञ, ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ? तो अज्ञान और ज्ञानी, या ज्ञानी और पढ़ना, जानकार और न जानकार, या अगम्य और गम्य। ठीक है, तो आ और भिज्ञ। ठीक है, भिज्ञ का मतलब है जानने वाला। ठीक है, और अभिज्ञ का मतलब होता है क्या, अज्ञानी और अनभिज्ञ। ठीक है, तो यहां पर यानी कि क्या हो जाएगा, जानकार और न जानकार ये भी नहीं हो गया, ज्ञानी और पढ़ना नहीं होगा, और अगम्य और गम्य नहीं होगा। क्या हो गया, अज्ञान और ज्ञानी। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा पद नहीं है, यानी विशेषण से इसमें कौन सी भाववाचक वो नहीं बनी हुई है? आत्मीयता, नैपुण्य, धैर्यता और सारल्य। विशेषण की बात कर रहा है, आत्मा विशेषण नहीं है। ठीक है, निपुणता, ठीक है, तो निपुण, नैपुण्य जो बना हुआ है ना, निपुण व्यक्ति, तो ये विशेषण आपको हो सकता है। धीर, ठीक है, धैर्य यानी धीरज या धैर्य जो है ना, व्यक्ति नहीं होता, यानी कि विशेषण नहीं होता। इस बात है सारल्य, ठीक है, तो सरल। तो यहां पर क्या हो गया आपका, नैपुण्य। ठीक है, नैपुण्य, निपुणता से बना हुआ है ये। इसके बाद है मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। इसमें कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक या परिमाणवाचक। देखिए, सुख को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए संख्यावाचक नहीं होगा। और वो गिना नहीं, यानी कि उसे वो गुण नहीं है, और सर्वनाम नहीं है, तो अब क्या हो जाएगा, वो परिमाण है। अंदाजा लगाया जा सकता है। इनमें विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? ओके, दूसरा क्रमवाचक, 26 पूर्णांक बोधक, 2.5 अपूर्णांक बोधक, वह नौकर, कोई विशेषण नहीं, यही अशुद्ध है। ठीक है, यहां पर विशेषण है, वह जो है वो कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो वह नौकर सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि नौकर संज्ञा है, उसके पहले वह लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, वो विशेषण होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही गलत है। अगला है, इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा बड़ा है, हरा पीला है, 2 3 है, राम लक्ष्मण जो है वो क्या है, संज्ञा है। वह स्वतः ही जान जाएगा में सर्वनाम कौन सा है? ठीक है, वह स्वतः ही जान जाएगा। चलिए अब सर्वनाम खोजिए। पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और अनिश्चयवाचक। तो वह जो है ये कौन सा है, पुरुषवाचक है। और कौन सा पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऐसे उपवाक्यों के बीच जो परस्पर संबद्ध होने पर भी स्वतंत्र वाक्य प्रतीत होते हैं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है? ठीक है, कह रहा है कि ऐसे उपवाक्यों के बीच जो एक दूसरे से संबंध तो हैं, ठीक है, लेकिन स्वतंत्र वाक्य जैसे प्रतीत होते हैं, ठीक है, वहां किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम और निर्देश चिन्ह। ठीक है, तो अब ना तो पूर्ण विराम होगा, ना निर्देश चिन्ह होगा, अब अर्ध विराम और अल्प विराम में होगा। तो जब जो है ना स्वतंत्र वाक्य प्रतीत होते हैं लेकिन परस्पर संबंधित भी हैं, ठीक है, तो हमें वहां पर कौन सा लगाना होता है, अल्प विराम लगाना होता है। जहां पर अल्प विराम का प्रयोग से भ्रांति होने की संभावना होती है, यानी कि जहां पर ऐसा हो कि भ्रांति हो सकती है, भ्रांति का मतलब कि भ्रम हो सकता है, वहां पर जिस चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य होता है, वहां पर कहने मतलब है कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है, उस चिन्ह का नाम क्या है? क्या अर्धविराम, विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक या योजक?
ठीक है, जहां से अल्प विराम से प्रयोग की भ्रांति हो सकती है, तो वहां हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं, वहां लगाते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, वहां योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला है, पूर्ण विराम के बाद सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला कौन सा विराम चिन्ह है। पूर्ण विराम के बाद सर्वाधिक प्रयोग होने वाला जो विराम चिन्ह है वो कौन सा विराम यानी विराम चिन्ह है। क्या वो विस्मयादि बोधक है, प्रश्नवाचक है, अल्प विराम है या अर्ध विराम है। ठीक है, तो कौन सा होता है, अल्प विराम है। ठीक है, अल्प विराम क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला, उसके बाद यानी पूर्ण विराम के बाद विराम चिन्ह होता है। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसे देख लेता हूं फिर मैं। ऐसे उपवाक्यों के बीच जो परस्पर संबद्ध होने पर भी स्वतंत्र वाक्य जैसे प्रतीत होते हैं, स्वतंत्र वाक्य जैसे प्रतीत होते हैं, इस पर ज्यादा जोर दिया गया है, वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो मैंने शायद अल्पविराम बताया है, अल्पविराम की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर अर्धविराम होना चाहिए। कारण क्या है, क्योंकि स्वतंत्र प्रतीक होने के लिए क्या है, अर्धविराम जरूरी है। अल्पविराम लगाएंगे तो स्वतंत्र प्रतीक नहीं होगा, मैंने इस पर ज्यादा जोर दे दिया। इसके बाद अगला है, जहां सबसे कम रुकना पड़ता है वहां कौन सा प्रतीक प्रयोग होता है, तो वहां पर अल्प विराम प्रयोग होता है। एक ही वाक्य या वाक्यांश में एक ही तरह के पद, शब्द, पदबंध या वाक्यांश एक साथ आने पर, ठीक है, कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। एक ही वाक्य या वाक्यांश में एक ही तरह के पद, शब्द, पदबंध आने पर कौन सा लगता है, अल्प विराम लगता है। निषेध सूचक नहीं और स्वीकार सूचक हाँ के बाद कुछ लिखना हो तो कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है, पूर्ण विराम, अल्पविराम, अर्धविराम या इनमें से कोई सा नहीं। ठीक है, तो इसमें से हमारा जो प्रयोग होता है वो अल्प विराम प्रयोग होता है। हम क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं ना, हाँ ठीक है, मैं आऊंगा। ठीक है, तो ये क्या है, अल्प विराम है। इसके बाद है जांच करता शब्द है, जांच करता, जांच जो है अरबी का शब्द है और करता जो है संस्कृत का शब्द है। तो आप समझ गए होंगे कौन सा शब्द हो गया, शंकर। इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है, अंटा, कलाई, जूता और चमचा। देखिए अंटा भी, कलाई भी, जूता भी, लेकिन चमचा जो है ये देशज शब्द नहीं है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है, तत्सम, तद्भव, देशज या यौगिक। ठीक है, तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है, देशज कहा जाता है। स्रोत के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, स्रोत के आधार पर। ठीक है, तो स्रोत के आधार पर कितने भेद होते हैं, शब्द के 3 होते हैं, 2 होते हैं, 6 होते हैं या 5 होते हैं। ठीक है, तो जो स्रोत है, ठीक है, स्रोत का मतलब क्या होता है, जहां से उनकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो स्रोत के आधार पर इन्हें कितने प्रकार के माने जाते हैं, क्या 3 माने जाते हैं, 2 माने जाते हैं, 6 माने जाते हैं, ठीक है, या 5 माने जाते हैं। 5 तो है नहीं, ना ही क्या है 6 किसी में, ना तो 6 जो है यानी कि किसी में है। तो अब जो है हमको ये देखना है कि अब हमारे पास रह गए 2, एक 3 हो गया और एक क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो 3 है अथवा 2 है। तो इसमें जो स्रोत है, ठीक है, तो स्रोत हम किसे कहते हैं, उत्पत्ति बोलते हैं, ठीक है, या व्युत्पत्ति बोलते हैं। तो स्रोत के आधार पर यानी कहां से उनको, या इतिहास के आधार पर, तो इनके लिए ये व्युत्पत्ति है यानी उत्पत्ति है। 2 जो है वो रूप के आधार पर होते हैं और स्रोत के आधार पर कितने होते हैं, 5 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। ठीक है, 5 होते हैं स्रोत के आधार पर। इस वजह संकर शब्द किसे कहते हैं, तो संकर शब्द किन्हें कहते हैं,
ग्रामीण भाषा के शब्द, संस्कृत भाषा के शब्द नहीं, ग्रामीण और संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्द। तो दो भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्दों को क्या कहा जाता है? संकर। चाय किस भाषा का शब्द है? चाय चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है, चाय है, लीची है, चीनी है, ये क्या है? चीनी भाषा के शब्द। और चीनी भी। इनमें से संकर शब्द का उदाहरण कौन सा है? वर्षगांठ, लंबोदर, स्टेशन, परमार्थ। संकर की बात कर रहा है। ठीक, देखिए स्टेशन तो शुद्ध शुद्ध हिंदी है, सॉरी अंग्रेजी है। लंबोदर तत्सम शब्द है, परमार्थ भी तत्सम शब्द है। अब बचा वर्ष और गांठ। ठीक है, वर्ष अरबी भाषा का शब्द है और जो गांठ है वो देश शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? चाय, रिक्शा, कमरा और कैंची। तो तुर्की का कौन सा हो गया? कैंची हो गया। इनमें से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? खटाई, मिठाई, दूध और ठंड। ठीक है, तो द्रव्यवाचक कौन है? दूध है। यानी कि ठोस, द्रव, गैस, ये सभी क्या होती हैं? ये द्रव्यवाचक के अंतर्गत आती हैं। इनमें से विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य और अनुशासन। अब इसमें जो यानी कि हमारा संज्ञा है, ठीक है, इसमें से जो है पहचानना है कि कौन सी संज्ञा है। तो अनुशासन संज्ञा है या पाश्चात्य संज्ञा है, आसमानी संज्ञा है, अथवा ये सब विशेषण है। इनमें कौन सा ऐसा है जो विशेषण ना हो करके और जो है वो होगा, संज्ञा होगा? तो आप इसके साथ क्या लगाते जाइए? संज्ञा लगाते चले जाइए, अपने आप क्या हो जाएगा? पता चलता चला जाएगा कि यह है अथवा नहीं है। ठीक है, तो संज्ञा लगाइए पहले वाले में। आसमानी, तो आसमानी क्या होता है? क्या आसमानी ख्याल होता है? और ख्याल क्या है? ख्याल जो है वो हमारा जो ख्याल है, ठीक है, वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, वो भाववाचक संज्ञा है। ख्याल आता है, अब इसके बाद नियमित, जांच। ठीक है, ये भी विशेषण हो गया। पाश्चात्य, ठीक है, पाश्चात्य साहित्य, ये भी क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब हो गया अनुशासन। इसके साथ कोई भी यानी कि संज्ञा नहीं लगेगी। अनुशासन जो है वो भाववाचक संज्ञा है। इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? हरा, पतला, गहरा और सभा। तो सभा जो है यह है, हरा जो है गुणवाचक संज्ञा है, पतला भी गुणवाचक के अंतर्गत है, गहरा भी क्या है? गुणवाचक के अंतर्गत आता है। विशेषण है ये बाकी। इनमें से कौन सी संज्ञा है व्यक्तिवाचक? गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय जो है वो व्यक्तिवाचक नहीं है, क्योंकि उसका नाम जो है नहीं है, इसलिए व्यक्तिवाचक नहीं है। भाववाचक भी नहीं है, देख सकते हैं। द्रव्यवाचक भी नहीं है, इसे गिन सकते हैं। तो क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। अब जैसे गाय का तो कामधेनु गाय, तो कामधेनु गाय जो है ना, कामधेनु जब कहा जाएगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगी, और उसे कई कामधेनु कर दीजिए गाय हो जाता है। तो यानी कि कई व्यक्तिवाचक संज्ञा को इकट्ठा कर लीजिए, ऐसे वो क्या बन जाता है? जातिवाचक। कई जातिवाचक को इकट्ठा कर लीजिए, बन जाता है समूहवाचक। भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सा है? दिल्ली व्यक्तिवाचक, लड़का जातिवाचक, मोहन व्यक्तिवाचक, बीमारी जो है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? बहुवचन पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग, एक वचन स्त्रीलिंग और बहुवचन स्त्रीलिंग। क्योंकि क्रियार्थक संज्ञा है, ठीक है, और क्रियार्थक संज्ञा किस रूप में होती है? हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में होती है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, पढ़ना मस्तिष्क के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो ये जो है
हमेशा एक वचन में होती है और पुल्लिंग में होती है। इसके बाद है बाप का संबंधवाचक, ठीक है, क्या होगा? बापा गलत है, बपौता गलत है, बापती गलत है, क्या होता है? बपौती। इसके बाद तत्पुरुष समास, ठीक है, इसमें से कौन सा है? शताब्दी द्विगु समास, चौमासा द्विगु समास, भाई बहन द्वंद्व समास, पद प्राप्त, ठीक है, पद को प्राप्त तत्पुरुष समास। गर्भ से शून्य क्या चीज होगा? ठीक है, कौन सा? अपादान तत्पुरुष, ठीक है, गर्भ से शून्य यानी कि उसका जो गर्भ हो गया वो शून्य हो गया, चला गया, अलग हट गया। रसगुल्ला, ठीक है, रस का डूबा हुआ गुल्ला, ठीक है, रसगुल्ला, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। इनमें से किस शब्द में समास और संधि दोनों है? ओके, यज्ञ और शाला। इसमें क्या है यहां पर? यानी कि यज्ञ के लिए शाला, यहां समास तो है तत्पुरुष लेकिन संधि नहीं है। स्वधर्म, स्व और धर्म, यहां पर भी अपना धर्म, तत्पुरुष समास, लेकिन यहां पर भी संधि नहीं है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जलोष्मा लिखा है, ठीक है, इसका मतलब है जल और ऊष्मा, और यहां आ और उ मिल करके ओ बनेगा, और कौन सी संधि हो जाएगी? गुण। और जल और ऊष्मा अर्थात कौन सा हो गया? द्वंद्व समास हो गया। तो क्या हुआ? ठीक है, द्वंद्व समास और इसमें संधि दोनों है, ये हो जाएगा। पंकज, पंकधंजा, इसमें पंकज अर्थात कमल, यहां सिर्फ समास है, ना कि इसमें संधि है। इसमें कौन सा शब्द युग्म गलत है? चिड़िया, चिड़िया, नदी, नदियां, सही है। तिथि, तिथियां, जनता हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, जनताएं नहीं बनता। नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? सो रहा था, अपूर्ण भूतकाल। कौन सा? अपूर्ण भूतकाल, तो कब हो जाएगा? अपूर्ण भूत। चुका है, चुके हैं, पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल, आया था, आया गया, ठीक है, वो से बोला जाता है। इसके बाद है भयभीत होना के लिए मुहावरा कौन सा है? तो भयभीत होने के लिए मुहावरा कौन सा है? कलेजे पर सांप लौटना, नहीं, ईर्ष्या करना। कलेजे पर पत्थर पड़ना, ठीक है, निर्दयी हो जाना। कलेजा धक धक करना, इसका मतलब है क्या? जो है इसका मतलब, अब यहां कलेजा मुंह को आना और कलेजा धक धक होना। कलेजा धक धक होने का मतलब ये हुआ कि यानी कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज हो उसके विषय में, अर्थात किसी का यानी कि किसी इंतजार में क्या होना, यानी कि इसका आता है, इसका होगा कलेजा मुंह को आना, ठीक है। कलेजा धक धक करना मतलब है अनिश्चय की या अनिर्णय की स्थिति, घबराहट की स्थिति। हाँ, भयभीत नहीं, इसमें घबराहट की स्थिति आती है। किसी वस्तु की आवश्यकता से कम होना के लिए क्या कहा जाता है? उंगली चाटना, नहीं, ओस चाटे प्यास न बुझना, एक अनार 100 बीमार, ठीक है, और ऊंट के मुंह में जीरा। अब किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना, इसका ऊंट के मुंह में जीरा, तो इसका मतलब है अधिक खाने वाले को कम क्या होना, देना, तो ये काट दीजिए। इस बात है ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती, और एक अनार 100 बीमार, ठीक है, यहां प्यास न बुझने की बात आ रही है, ठीक है, लेकिन बीमार 100 हैं और अनार 1 है, तो आवश्यकता से काफी कम है, यही वाला हमारा क्या हो जाएगा? एक अनार 100 बीमार का मतलब आवश्यकता से कम, लोकोक्ति हो जाएगी। आधा तीतर आधा बटेर, उचित सामंजस्य का भाव, छोटा बड़ा होना, नहीं, रंग बिरंग होना, बेमेल और बेढंगा होना, ठीक है, यही है बेमेल और बेढंगा होना। इस वजह से गूलर का फूल होना, तो कभी कभी दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना नहीं, व्यर्थ की बात करना नहीं, कभी भी दिखाई नहीं देना, ये भी नहीं। घाट घाट का पानी पीना मतलब बहुत अनुभवी होना, पहला वाला ही सही है। बहुत यात्रा करना, अधिक लोगों से मित्रता, रोजगार के नए अवसर तलाशना, ये नहीं। टिप्पस लगाना, झूठी बातें मिलाना गलत, निशाना लगाना गलत, रिश्वत देना गलत, क्या है? सिफारिश करना।
टिप्पस लगाना का मतलब होता है सिफारिश करना। इसके बाद है अंडे का शहजादा का अर्थ क्या होता है? तो अंडे का शहजादा का मतलब कमजोर व्यक्ति नहीं, चालाक व्यक्ति नहीं, अनुभवी व्यक्ति नहीं, अनुभवहीन व्यक्ति। अर्थात अंडे का शहजादा मतलब कि जो बहुत वो लाड़ प्यार और उससे पाला जाता है, तो वो क्या होता है, वो शहजादा सही से ढंग से कार्य नहीं कर पाता है, तो अनुभवहीन होना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद है कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं? तो कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं? 2 भेद, सकर्मक और अकर्मक। वाक्य में सकर्मक क्रिया है किसमें? सीता हंसती है अकर्मक, मोहन जाता है जाना अकर्मक, राधा दौड़ती है अकर्मक, राम फल खाता है फल कर्म है तो सकर्मक। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ठीक है, गीता खाना पकाती है सकर्मक, श्याम पत्र लिखता है सकर्मक, माता फल काटती है सकर्मक, सीता गाती है। अब क्या गाती है यहां पर दिमाग मत लगाइए, यहां कर्म नहीं है तो ये वाक्य क्या है? ये अकर्मक है, ठीक है। तो यहां पर अकर्मक क्रिया है। ओके, तो ये थे लगभग यानी 100 और 100 से थोड़ा सा यानी कि आसपास ही हैं, ज्यादा प्रश्न है। और आशा है आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग यानी लाइक भी, और अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। यदि कोई आप लोगों को प्रॉब्लम है या कुछ है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, और कोशिश की जाती है कि कमेंट का उत्तर दिया जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोगों से विदा चाहते हैं। और यही एक रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए, रिवीजन कीजिए और घबराइए मत, ठीक है। आपके लिए है हार्ड तो सब दूसरों के लिए हार्ड है, बस पढ़ाई आपने की होगी तो फिर हार्ड नहीं रह जाता। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।